नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जनगणना से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको लगातार दे रहा हूं। जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो भवन है, मकान है, जनगणना मकान है, उनकी नंबरिंग कैसे करनी है, यानी कि जो मकान सूचीकरण ब्लॉक हैं वो किस प्रकार तैयार करना है, गणना किस प्रकार करनी है, पूरी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी थी। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो जनगणना आप करने जा रहे हैं उसका नजरी नक्शा आपको कैसे तैयार करना है, लेआउट प्लान कैसे बनाना है, यानी कि नजरी नक्शे को लेकर, लेआउट प्लान को लेकर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो जनगणना 2027 है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है नजरी नक्शा तैयार करना है, यानी कि जो लेआउट है, यानी कि जो प्लान है गांव का या जिस भी जगह का आप सर्वे कर रहे हैं उसका नजरी नक्शा तैयार करना है। इसको लेकर तो देखिए यहाँ पर जो नजरी नक्शा तैयार करना है उसमें देखिए अपने मकान सूचीकरण ब्लॉक की पहचान करने के लिए फील्ड में जाने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पास जो चार्ज अधिकारी द्वारा जारी किया गया मकान सूचीकरण ब्लॉक मैप और नियुक्ति पत्र हो, जिसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश का नाम, जिले का नाम, तहसील, तालुका, विकासखंड, सर्किल, मंडल इत्यादि का नाम, कस्बे, गांव का नाम, वार्ड कोड, नगरीय क्षेत्रों के मामले में और मकान सूचीकरण ब्लॉक नंबर जैसी पूरी लोकेशन की जानकारी हो। आमतौर पर यह जानकारी चार्ज अधिकारी द्वारा जारी किए गए नियुक्ति आदेश में उपलब्ध होती है, यानी कि आपको जो नियुक्ति आदेश मिलेगा उसमें ये सारी जानकारी आपको मिलेगी, उसको भी आप चेक कर लें। इसके बाद देखिए आपके द्वारा तैयार किया जाने वाला नजरी नक्शा एक मुक्त हस्तचित्र होगा, जिसमें सभी भवन, संरचनाएं, जनगणना मकानों की संख्या, महत्वपूर्ण स्थल चिन्ह, सभी सड़कें, गलियां और रास्ते दर्शाए जाएंगे। यानी कि जो नजरी नक्शा है वो एक मुक्त हस्तचित्र होगा जिसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ पर बताया गया है कि महत्वपूर्ण, यद्यपि तैयार किए गए नजरी नक्शे हाथ से बनाए गए रेखा चित्र हैं, फिर भी ये आपदा प्रबंधन और विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षणों में अत्यंत उपयोगी हैं। अतः इन मानचित्रों को तैयार करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अब देखिए, जो नजरी नक्शा तैयार करना है उसके लिए दिशा निर्देश क्या हैं। तो देखिए, यहाँ पर नजरी नक्शा तैयार करने का उद्देश्य जनगणना अधिकारी को सौंपे गए क्षेत्र का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना है और इसलिए नजरी नक्शे में आवासीय, वाणिज्यिक, खाली मकान आदि की विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाली सभी भवनों, संरचनाओं को दर्शाया जाना चाहिए, जिसमें खेत, खालिस्तान आदि भी सम्मिलित हो। यानी कि जो दिशा निर्देश है इनको आप अच्छे से रीड करते रहें। देखिए, इस मानचित्र में प्रगणक को मकान सूचीकरण ब्लॉक की सीमाओं और सड़कों, रेलवे लाइनों, पहाड़ियों, नदियों, तालाबों, स्कूलों, अस्पतालों, औषधालय यानी कि जो हॉस्पिटल हैं, डाकघर, पूजा स्थलों, पंचायत घर, टाउन हॉल, कोर्ट भवन, शॉपिंग मॉल, बड़े कार्यालय भवन, होटल आदि जैसी महत्वपूर्ण विशेषताओं और स्थलों को स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा। नजरी नक्शे के बाईं ओर उपलब्ध विवरणिका में दिए गए उपयुक्त प्रतीकों का उपयोग कर देखिए, उपयोग इन विशेषताओं को दर्शाने के लिए किया जाएगा। आपको नजरी नक्शे पर विभिन्न सड़कों, गलियों को चित्रित करना होगा और इमारतों को भी चिन्हित करना होगा। यदि इन सड़कों, गलियों के नाम स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा दिए गए हैं तो नजरी नक्शे पर उन्हें दर्शाना बेहतर होगा। ऐसा करने से आप अपने आवंटित मकान सूचीकरण ब्लॉक के क्षेत्र से पूरी तरह से परिचित हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, बड़े गाँवों में एक से अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉक होने की स्थिति में, यानी कि जब कोई बड़ा गाँव होता है तो वहाँ पर मकान सूचीकरण ब्लॉक हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं और संबंधित पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक मकान सूचीकरण ब्लॉक की सीमाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित हो, यानी कि जो एरिया आपको मिलेगा जनगणना के लिए उनकी सीमाएं स्पष्ट रूप से हो, ये पर्यवेक्षक को सुनिश्चित करना है। यानी कि जो नजरी नक्शा तैयार करना है वो स्पष्ट रूप से होना चाहिए। इसमें देखिए, नजरी नक्शे में सटे हुए मकान सूचीकरण ब्लॉकों की संख्या और संबंधित गांव कस्बे का नाम स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी भाग या मकानों का समूह मकान सूचीकरण से छूट न जाए। साथ ही किसी भी भाग या मकानों के समूह को एक ही समय में दो मकान सूचीकरण ब्लॉकों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि जो मकान सूचीकरण ब्लॉक बनेंगे उसमें किसी भी मकान को, यानी कि दो
जो ब्लॉक हैं उनमें नहीं शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि अगर एक मकान को हमने किसी ब्लॉक में शामिल कर लिया है तो दूसरे ब्लॉक में वो शामिल नहीं होना चाहिए, ये भी यहाँ पर सुनिश्चित करना है। यहाँ पर देखिए वन गाँवों में वन के विभिन्न भागों में बस्तियों के समूह हो सकते हैं। यदि कोई बस्ती समूह हो तो उनका नाम अवश्य लिखा जाना चाहिए। साथ ही आसपास की किसी भी स्थायी संरचना जैसे कि नदी, पहाड़ी, सड़क आदि को चिन्हित करना आवश्यक होगा ताकि समूह की पहचान की जा सके, क्योंकि ये संभव है कि कुछ आदिवासी बस्तियाँ समय समय पर अपना स्थान बदल लेते हैं। यह सुनिश्चित करें कि वन क्षेत्रों में स्थित सभी बस्तियां मकान सूची में सम्मिलित हो। इसके बाद देखिए जागीरों, बागानों आदि के मामले की बात करें तो आपको आवंटित ग्राम या क्षेत्र की सीमाओं के बारे में जागीर या बागान अधिकारियों से संपर्क करके जानकारी प्राप्त करना उचित होगा। इसके बाद आपको उस क्षेत्र का दौरा करना चाहिए और तदनुसार नजरी नक्शा बनाना चाहिए। यहाँ पर बात करें अनुभव, यह पाया गया है कि नगरों की सीमाएं कभी कभी अस्पष्ट रूप से परिभाषित होती हैं और ठीक से सीमांकित नहीं होती, जिससे नगरों के बाहरी इलाकों के बारे में कई संदेह उत्पन्न होते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि मानचित्र में निश्चित सर्वेक्षण संख्याओं और अन्य स्थायी चिन्हों के माध्यम से सीमाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए। यानी कि जो शहरों में वार्ड होते हैं, वार्डों में ये ज़्यादातर समस्या होती है कि जो उनका नजरी नक्शा होता है वो स्पष्ट नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर भी आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कभी कभी सड़क का एक किनारा नगर की सीमा के भीतर आ सकता है और दूसरा किनारा नगर की निर्धारित सीमा से बाहर होने के कारण बाहर रह सकता है। मानचित्रों को पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा सही प्रमाणित करने से पहले इन सभी बिंदुओं की जमीनी स्तर पर सावधानीपूर्वक जांच कर लेनी चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि किसी नगर की सीमा से सटे उपनगरीय विस्तार के मामले यथा ऐसे मामले जहाँ किसी सड़क के एक और भाग नगर की सीमा पर पड़ता हो और दूसरे ओर का भाग नगर से बाहर हो। इस प्रकार के मामले वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाए जाने चाहिए ताकि वे सुनिश्चित कर सके कि इस प्रकार के क्षेत्रों की गणना सही प्रकार से उस प्रशासनिक इकाई में की जा सके जिसमें वो आते हो। अब देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नोट दिए गए हैं, इनको रीड आप अच्छे से कर ले। देखिए यदि आपको एक से अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉक आवंटित किए गए हैं तो प्रत्येक मकान सूचीकरण ब्लॉक के लिए नजरी नक्शा अलग से तैयार किया जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक मकान सूचीकरण ब्लॉक के अन्य रिकॉर्ड भी अलग से तैयार किए जाएंगे। यानी कि मकान सूचीकरण ब्लॉक अलग अलग है तो अलग अलग ही उनका नजरी नक्शा तैयार किया जाना है। प्रत्येक ग्रामीण और नगरीय मकान सूचीकरण ब्लॉक के लिए नजरी नक्शे की 2 प्रतियां तैयार करनी होगी, यानी कि 2 प्रतियां तैयार की जानी है। देखिए 2 अलग अलग मकान सूचीकरण ब्लॉकों को विभाजित करने वाली रेखाओं को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो इसी विभाजक रेखाओं को प्राकृतिक सीमाओं का अनुसरण करते हुए दर्शाए। साथ ही आपको विभाजक रेखा के दोनों ओर पड़ने वाले सर्वे नंबर या भूमि के स्वामियों का नाम या संपत्ति का नाम आदि भी अंकित करना चाहिए ताकि ब्लॉक की सीमा का निर्धारण सही से हो सके। इसके बाद देखिए जिन मकान सूचीकरण ब्लॉकों में पहले से ही संतोषजनक मकान क्रमांकन प्रणाली है, आपको उपरोक्त नजरी नक्शा तैयार करने के लिए उसी प्रणाली को अपनाना चाहिए और नजरी नक्शे में वही भवन नंबर आवंटित करने चाहिए। यदि मकान सूचीकरण ब्लॉक में उचित मकान क्रमांकन प्रणाली नहीं है तो आपको भवनों को निरंतर भवन नंबर आवंटित करने होंगे और उन्हें संबंधित मकान सूचीकरण ब्लॉक के नजरी नक्शों में लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पर नजरी नक्शे में पक्के कच्चे भवनों के नंबर और जनगणना मकानों की संख्या दर्शाना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए नजरी नक्शे में प्रत्येक भवन को दर्शाया जाना आवश्यक है। नजरी नक्शे पर प्रत्येक भवन को दर्शाने का उद्देश्य प्रत्येक प्रकार के भवन की पहचान करना है, जिसके लिए पक्के कच्चे ढांचे को एक विशेष बॉक्स द्वारा दर्शाया जाता है जिसका विवरण आगे दिया गया है। जैसे कि देखिए पक्का भवन चाहे पूर्णतः अथवा अंशतः आवासीय हो, यानी कि पक्का होना चाहिए, तो इस प्रकार का यहाँ पर आप चिन्ह कर सकते हैं। पक्का भवन पूर्णतः गैर आवासीय यानी कि जिसमें आवास नहीं हो, गैर आवासीय हो, उनको इस प्रकार के चिन्ह से दर्शा सकते हैं। और कच्चा भवन चाहे पूर्णतः अथवा असंत आवासीय हो तो उसको इस प्रकार के त्रिभुज की आकृति में, खाली त्रिभुज की आकृति में दर्शा सकते हैं। और कच्चा भवन पूर्णतः गैर आवासीय हो तो उसको इस प्रकार की आकृति से आपको दर्शाना है। यहाँ इसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि नजरी नक्शा तैयार करने के उद्देश्य से एक पक्के भवन को ऐसे भवन के रूप में माना जा सकता है जिसकी दीवारें और छत निम्नलिखित सामग्रियों से बनी हो। देखिए दीवार की सामग्री की बात करें तो पत्थर, चूने या सीमेंट के गारे से अच्छी तरह से पैक किए हुए हो और जीआई धातु या एब्सेंट्स की चादरें, पकी हुई ईंटें, सीमेंट की ईंटें, कंक्रीट, लकड़ी आदि से बनी हो। छत की सामग्री की बात करें तो मशीन से निर्मित टाइलें हो सकती है, सीमेंट की टाइलें हो सकती है, पकी हुई ईंटें, सीमेंट की ईंटें, पत्थर, स्लेट, जीआई धातु, चादरें, कंक्रीट, लकड़ी आदि से छत की सामग्री हो सकती हैं।
इसके बाद देखिए जिन भवनों की दीवारें और छत मुख्य रूप से ऊपर उल्लेखित सामग्रियों के अतिरिक्त अन्य सामग्री जैसे कि कच्ची ईंटें, बांस, मिट्टी, घास, सरकंडा, छप्पर, प्लास्टिक, पॉलीथीन, ढीले ढंग से पैक किए गए पत्थर आदि से बने हो उन्हें कच्चा भवन माना जा सकता है। इसके बाद देखिए नजरी नक्शा तैयार करने के लिए दिए गए खाली टेम्पलेट में सभी भवनों का रेखा चित्र बनाए। पैरा 4.4 में दिए गए वर्ग त्रिकोण चिन्हों का उपयोग करें, यानी कि जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं उनका आप उपयोग करें। 4.4 में देखिए यहाँ पर बताए गए हैं, इन चिन्हों का आप उपयोग कर सकते हैं, इनका उपयोग करें। और भवन नंबर भी आपको लिखना है। यदि व्यवस्थित भवन नंबर उपलब्ध नहीं है तो पैरा 4.3.2 में बताए अनुसार अस्थायी भवन नंबर दे। जो ऊपर बताए गए हैं उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा कि जो मकानों को नंबर देने हैं या क्या कैसे करना है, वो जानकारी भी आपको मिलने वाली है। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि नजरी नक्शे में दर्शाए गए सभी भवनों संरचनाओं को व्यवस्थित रूप से क्रमांकित किया गया हो। यदि किसी भवन में एक से अधिक जनगणना मकान है तो उस भवन में शामिल जनगणना मकानों की संख्या नजरी नक्शे पर उस भवन के उपयुक्त वर्ग त्रिकोण के ठीक नीचे कोष्ठक में दर्शाई जाएगी। यहाँ पर देखिए नजरी नक्शे में भवन संख्या और जनगणना मकानों की संख्या दर्शाने के उदाहरण भी दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर भवन का प्रकार है, भवन नंबर देखिए पहले तो 9, 10, 15 या 6 और भवन का प्रकार दिया हुआ है, उनका उपयोग किस में किया जा रहा है और जनगणना मकानों की संख्या कितनी है और इस प्रकार से दर्शाया जाना है। देखिए यहाँ पर चिन्ह भी बताए गए हैं और यहाँ पर उनकी संख्या भी लिखी हुई है। जैसे कि देखिए मान लीजिए मकान है, पक्का आवासीय है तो इसका चिन्ह बनाया हुआ है और भवन का नंबर भी दिया गया है और इनमें मकानों की संख्या कितनी है वो भी यहाँ पर बताई गई है। तो इस प्रकार आप दर्शा सकते हैं। इसके बाद देखिए नजरी नक्शे पर भवन नंबरों के क्रम को समझने के लिए सुविधाजनक अंतरालों पर तीर के निशान बनाकर देखिए बनाई और विशेषकर जहां भवन नंबर में अचानक परिवर्तन होता है ताकि भवन नंबरों की दिशा का पता चल सके। ये विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण है जब सड़कें एक दूसरे को काटती हैं और किसी सड़क पर भवन नंबर की श्रृंखला बाधित हो जाती हैं। इसके बाद एक यहाँ पर बताया गया है कि किसी एक इलाके में भवनों के समूह के नंबरों को नजरी नक्शे पर पेंसिल से मोटे तौर पर अंकित करना फायदेमंद होगा। इससे पहले कि आप उसी मकान सूचीकरण ब्लॉक के भीतर भवनों के दूसरे समूह या इलाके में जाए, बाद में जमीनी स्थिति के आधार पर इसकी पुष्टि करनी होगी कि नजरी नक्शे में दिए गए नंबरों का क्रम पिछले पैराग्राफ में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार है या इसमें कोई बदलाव करना है। इसके बाद देखिए यदि पहले से क्रमांकित भवनों के बीच में कोई नया भवन चाहे यह पक्का हो या कच्चा पाया जाता है तो कृपया अनुच्छेद 4.3.1 में दिए गए निर्देशों का आपको पालन करना है। इसके बाद देखिए हालांकि कभी कभी नगर पालिका या स्थानीय निकाय बहुमंजिला इमारत में प्रत्येक फ्लैट को क्रमांकित कर सकते हैं। इस स्थिति में आप प्रत्येक फ्लैट को अलग भवन और अलग जनगणना मकान मान सकते हैं। यानी कि जब फ्लैट वाली स्थिति आती है तो आप उस प्रत्येक फ्लैट को अलग भवन या अलग जनगणना मकान मान सकते हैं। जैसे कि देखिए कृपया चित्र 9 पैराग्राफ 4.2.19 देखें, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। नजरी नक्शे में पूरी संरचना सभी प्लेटों सहित भवन को एक बड़े वर्ग आयताकार बॉक्स के रूप में दर्शाया जा सकता है और प्रत्येक फ्लैट को उस बड़े वर्ग आयताकार बॉक्स के अंदर अलग अलग छोटे वर्गों के रूप में दिखाया जा सकता है। फ्लैटों को दर्शाने वाले प्रत्येक छोटे वर्ग पर भवन संख्या लिखी जा सकती है। यदि फ्लैट का उपयोग पूरी तरह से गैरवा से है तो इन छोटे वर्गों को अलग अलग दिखाया जा सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर सारी जानकारी आपको बताई गई हैं। इसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण नोट भी दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर आपको मकान सूचीकरण ऐप में एक लिंक दिया जाएगा जिससे आप चार्ज अधिकारी द्वारा निर्धारित मकान सूचीकरण ब्लॉक की सीमा को दर्शाने वाले मकान सूचीकरण ब्लॉक की PDF कॉपी डाउनलोड कर सकेंगे। यानी कि आपको जो मकान सूचीकरण ब्लॉक है उसकी PDF है वो भी आपको जो है आप उसको डाउनलोड कर सकेंगे। दिए गए नजरी नक्शे के खाली टेम्पलेट में आपको देखिए डाउनलोड किए गए मकान सूचीकरण ब्लॉक के मैप के अनुसार मकान सूचीकरण ब्लॉक की सीमाओं को आकार देना है और उस सीमा के भीतर ऊपर बताए गए सभी विवरण दर्शाने हैं। अब देखिए यहाँ पर चार्ज अधिकारी द्वारा निर्धारित मकान सूचीकरण ब्लॉक सीमाओं जैसे मकान सूचीकरण ऐप से डाउनलोड किया जा सकता है और दर्शाने वाली PDF कॉपी और नजरी नक्शे का नमूना इस अध्याय के अंत में जो अनुलग्नक 4.1 है और 4.2 है उसमें दिया गया, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें देखिए जो मकान सूचीकरण ऐप से डाउनलोड किए गए मकान सूचीकरण ब्लॉक के मानचित्र का उपयोग करें और दिए गए चरणों का पालन करके नजरी नक्शा आपको बनाना है। इसमें देखिए मकान सूचीकरण ब्लॉक के क्षेत्र के समग्र लेआउट को समझने के लिए मकान सूचीकरण ऐप से डाउनलोड किए गए मकान सूचीकरण ब्लॉक मानचित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। यानी कि जो आपको मानचित्र मिलेगा उसका आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेना है तथा मकान सूचीकरण ब्लॉक क्षेत्र की समग्र रूपरेखा को आपको समझना है। और ध्यान दें कि मानचित्र में उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर होती है, ये भी आपको देख लेना है। जो मानचित्र आपको मिलेगा उसमें ऊपर की जो साइड होगी वो उत्तर दिशा होगी, बाकी उसके अनुसार आपको सभी दिशाओं का कर लेना है। मकान सूचीकरण ब्लॉक क्षेत्रों से परिचित होना, तो देखिए मकान सूचीकरण ब्लॉक क्षेत्र के लेआउट
प्रमुख मार्गों, भवनों और महत्वपूर्ण स्थलों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए मकान सूचीकरण ब्लॉक क्षेत्र का भ्रमण करना चाहिए। यानी कि जो आपको लेआउट मिलेगा उसको अच्छे से अगर आपको समझना है तो उस क्षेत्र का पूरे जो मकान सूचीकरण मानचित्र हैं, जो ब्लॉक हैं, उसका आपको भ्रमण करके पूरी जानकारी कर लेनी है। जिसमें सड़कें, भौतिक संरचनाएं बनाए, तो उसमें आप देखिए डाउनलोड किए गए HLB मानचित्र और क्षेत्र के अवलोकन के आधार पर सभी सड़कों, गलियों, रास्तों और अभिगम्य मार्गों को चित्रित करें और मकान सूचीकरण ब्लॉक क्षेत्र के भीतर मौजूद प्राकृतिक और भौतिक विशेषताओं जैसे नहरें, नालियाँ, खुले क्षेत्र, जल निकाय, रेलवे लाइन आदि को स्पष्ट रूप से चिन्हित आपको करना है। यहाँ पर देखिए भवन और महत्वपूर्ण स्थलों को चिन्हित करें। देखिए उत्तर पश्चिम कोने से शुरू कर दक्षिण पूर्व कोने की ओर व्यवस्थित रूप से बढ़ते हुए सभी भवनों को उनके प्रकार और उपयोग के अनुसार जैसे पक्के, कच्चे, आवासीय, गैर आवासीय चिन्हित करें और महत्वपूर्ण स्थलों को जैसे स्कूलों, पार्कों, पूजा स्थलों, कार्यस्थलों आदि और अन्य प्रमुख स्थलों को भी चिन्हित करें जो मकान सूचीकरण ब्लॉक क्षेत्र की पहचान और स्थान निर्धारण में सहायक हो। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि एक से अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉक आवंटित करना। यदि एक से अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉक आवंटित किए गए हैं तो प्रत्येक मकान सूचीकरण ब्लॉक के लिए अलग अलग नजी नक्शा तैयार करें और स्पष्टता सुनिश्चित करें और सीमा और विशेषताओं के भी किसी भी ओवरलैप से आपको बचना है। इसके बाद देखिए पर्यवेक्षक हैं जो क्रॉस सत्यापन करें। तो देखिए आसपास के मकान सूचीकरण ब्लॉक के संबंध में आवंटित मकान सूचीकरण ब्लॉक के पूर्ण कवरेज की पुष्टि करने के लिए तैयार किए गए नजी नक्शे पर पर्यवेक्षक के साथ चर्चा करें और पर्यवेक्षक से अनुरोध करें कि वे पर्यवेक्षित क्षेत्र के भीतर, ध्यान दें, भीतर अन्य प्रांगणों द्वारा तैयार किए गए नजी नक्शे की भी जाँच करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई क्षेत्र छूटा हुआ या अतिव्यापी या दौरा वाला न हो। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर बड़े गांव हैं या नगर निकाय क्षेत्र हैं वहाँ पर ये स्थिति बनती है तो वहाँ पर आप उनका क्रॉस चेकिंग भी कर लें। अब यहाँ पर देखिए मसौदा तैयार करना और अंतिम रूप देना। तो तैयार किए गए नजी नक्शे को प्रारंभिक मसौदे के रूप में माने और मकान सूचीकरण ऐप के माध्यम से मकान सूचीकरण डेटा संग्रह पूरा होने के बाद नजी नक्शे की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार छूटे हुए भवनों को जोड़ने या अनजाने में सम्मिलित भवनों को हटाने के लिए नजी नक्शे की समीक्षा करें, अध्ययन आपको करना है। लास्ट है प्रस्तुतिकरण। तो देखिए इस नजी नक्शे की 2 प्रतियां तैयार करके रिकॉर्ड और संदर्भ के लिए प्रभारी अधिकारी को जमा करवाना है। अब आप अपने अगले कार्य के लिए तैयार हैं, अर्थात मकान सूचीकरण मोबाइल ऐप में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के आंकड़ों का संग्रह करना और विशेष परिस्थिति में यदि जानकारी कागजी अनुसूची यानी कि पेपर शेड्यूल में एकत्र की जाती है तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्दिष्ट परिशिष्ट 3 में दिए गए हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अनुलग्नक 4.1 है जिसमें PDF कॉपी आपके HLO ऐप में उपलब्ध होगी, यानी कि जो आपको मानचित्र मिलेगा देखिए इस प्रकार मिलेगा। इसको आप कर सकते हैं जो कि आपको ऐप से ही डाउनलोड करना है। देखिए इस प्रकार होगा। और यहाँ पर जो दूसरा है 4.2 प्रगणक द्वारा तैयार किए गए नजी नक्शे का नमूना, वो भी आपको यहाँ पर इस प्रकार देखिए यहाँ पर पूरा नमूना है नजी नक्शे का। इसमें आपको पूरी जानकारी इस प्रकार बताई गई है। देखिए इस प्रकार होगा। यहाँ पर आपको गाँव है उसका नाम, सड़क वगैरह की दिशा है और मकानों के नंबर वगैरह भी आपको इस प्रकार मिलेंगे। देखिए इस प्रकार रास्ते वगैरह आपको देखिए एरो से दर्शाए गए हैं, कहाँ पर क्या है पूरी जानकारी आपको इस प्रकार मिल जाएगी। देखिए चर्च है, मंदिर है, उस प्रकार चिन्हीकरण किया गया है, वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। अंतिम बिंदु भी बताया गया है। देखिए सड़क वगैरह हैं। तो इस प्रकार नजी नक्शे तैयार किए गए हैं। उसका प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, पार्क, मंदिर, सड़कें या जो भी स्कूल से हैं वो सारी चीज़ें आपको नजी नक्शे में मिल जाएगी। तो इस प्रकार नजी नक्शा है प्रगणक द्वारा तैयार किया गया है। नजी नक्शे का नमूना भी यहाँ पर दिया गया है और उसको आप तैयार भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ सारांश के रूप में मैं आपको और भी जानकारी दे देता हूँ। देखिए नजी नक्शा तैयार करने के उपाय। तो देखिए HLB मैप तैयार करें और सत्यापित करें। तो देखिए HLO ऐप प्रभारी अधिकारी से HLB मैप प्राप्त करें। HLB विवरण को चेक करें और भूमि पर बनी चारदीवारी को सत्यापित करें। क्षेत्र परिचय की बात करें तो पूरे HLB में घूमें, सड़कों, गलियों, लैंडमार्क, क्लस्टर, अलग अलग परिसंरचनाओं की पहचान करें, भौतिक विशेषताओं का चित्र बनाना। तो देखिए सड़कें, गलियाँ, रास्ते, मुख्य प्राकृतिक संरचनाओं जैसे नदी, नहर, रेलवे, खुली जगहों के चित्र बनाए। मकानों को व्यवस्थित तरीके से प्लांटिंग यानी कि प्रतिबंधित करना। तो देखिए उत्तर पश्चिम से प्रारंभ करें और दक्षिण पूर्व में समाप्त करें। निर्धारित प्रतीकों सिंबल का उपयोग करके प्रत्येक मकान को प्लॉट बनाएं और पक्का, कच्चा, आवासीय, गैर आवासीय में चिन्हित करें। भवन नंबर और कोष्ठक में जनगणना मकानों की संख्या लिखें। इसके बाद देखिए लैंडमार्क को चिन्हित मार्क करें। स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल, ऑफिस, बाजार आदि को अच्छी तरह से चिन्हित करें, मार्क करें। नंबर देने के निर्देश की बात करें तो जहां भी नंबर क्रम बदलना है वहां पर तीर का निशान आपको बना देना है। पहले पेंसिल से निशान लगाए। वास्तविक फील्ड की स्थिति से सत्यापित आपको करना है। विशेष क्षेत्र की बात करें, जंगल के समूह, एसेस्ट बागानों या उप शहरी विकास को ध्यान से चिन्हित मार्क करें और समस्याओं की रिपोर्ट करें। पुनः सत्यापन करें और जमा करें। लास्ट की बात करें तो देखिए लेआउट मैप को सुपरवाइजर से सत्यापित करावें और HLO
वो फील्ड वर्क के बाद अद्यतन करें और अंतिम रूप से देकर 2 प्रतियां प्रभारी चार्ज अधिकारी को जमा करवाएं। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो नजरी नक्शा तैयार करना है, नजरी नक्शा बनाना है, जिसमें जो HLB ऐप है उसके माध्यम से आपको मानचित्र डाउनलोड करना है या उसके नजरी नक्शा तैयार करना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, किस प्रकार जो है नजरी नक्शा बनाना है, किस प्रकार आपको जो है सावधानियाँ रखनी है, पूरी जानकारी नजरी नक्शे को लेकर मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। और भी जनगणना से रिलेटेड जानकारी मैं आपको लगातार दे रहा हूँ और भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।